हेलो फ्रेंड्स। मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुदवानिया एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में, आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे जो चैप्टर हमारा कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, उसके आगे के कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लोगों के साथ में, जिसका नाम है रुदवानिया एकेडमी के साथ में, है ना। और इस लोगों की जो थीम है वो आपको पहले से ही क्लियर है, लर्न ग्रो एंड सक्सीड। यहाँ से हम सीखेंगे, ग्रोथ करेंगे और सक्सेसफुल होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आज का पार्ट 3 है ये, यानी पहले के 2 वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिएगा। और उसके बाद संडे को इसकी जो है लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग करने वाले हैं। उसमें जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से बनेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो बनेंगे, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो वो वही बच्चा अच्छे से कवर कर पाएगा जो जितने भी वीडियो ये आ रहे हैं उन सबको अच्छे से रिकैप कर लेगा, रिवाइज कर लेगा। वो हमारे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की जो सीरीज आने वाली है संडे को लाइव स्ट्रीमिंग में, वहां पे हम उसको जो है अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ओके, तो आपको पूरा चैप्टर एक तरह से समराइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक अगर आपने रुदवानिया एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप कर चुके हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर दीजिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। और आज की क्लास में हम सबसे पहले जो है वो इस बात को समझते हैं कि आखिरकार जो है वो जो जिसकी हेल्प से, मीन्स जिसकी मदद से सभी वैज्ञानिकों ने जो डिस्कवरी की थी, जो रिसर्च की थी, जो खोज की थी, जैसे कि कोशिका की खोज की थी, है ना। रॉबर्ट हुक ने एक, मैंने प्रिमिटिव टाइप का आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाया था, माइक्रोस्कोप दिखाया था, वह एक्चुअल में अब किस तरह से उसको वर्क करता है ना। तो उसके बारे में हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा आज का जो टॉपिक है वह हमारा स्टडी ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप जो भी है, जिसको हम लोग लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसको प्रकाश संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले राजा बेटा तो इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इंग्लिश में बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि आखिरकार ये लाइट क्यों इसमें वर्ड जोड़ा गया है, लाइट वर्ड क्यों इसमें कहा गया है। तो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट का एक्चुअल में ये लेंसेस लगे होते हैं। तो लाइट जो सनरेज आती हैं, जो सूरज की रेडिएशंस आती हैं, रेज आती हैं, किरणें आती हैं, वो इसके जो हम कह सकते हैं जो एक मिरर लगा होता है वहां से उस पर पड़ती हैं, और वो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती हैं और आई पीस के थ्रू हमारी आंखों में जाती हैं। वहां से ये इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, मैग्नीफाई करके करती हैं, बड़ी इमेज को फॉर्मेशन करती हैं, जिससे हमको ये जो सूक्ष्म ऑब्जेक्ट होता है वो एक बड़े रूप में दिखाई देता है। क्लियर हुआ ना। तो इसलिए लाइट की उपस्थिति में ही यह वर्क कर सकता है, अंधेरे में यह वर्क नहीं कर सकता है ना। इसलिए इसके साथ में लाइट वर्ड भी यूज किया जाता है। ओके, चलिए तो हम इसको आगे समझते हैं। और आपको पता ही है माइक्रोस्कोप जो है वो क्यों वर्क किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नेक्ड आई से डायरेक्टली हम नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, तो उनको देखने के लिए जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है। सूक्ष्म कोशिकाओं यानी टिनी सेल्स के प्रेक्षण के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। एक सूक्ष्मदर्शी जो है वो कई लेंसेस से मिलकर के बना होता है। इसमें लेंस का कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है, जिसके थ्रू जो इमेज होती है वो लार्ज फॉर्म होती है, फॉर्मेशन उसका जो है वो मैग्नीफाइड हो जाता है, वह बड़ा हो जाता है।
क्लियर है ना। तो इस वजह से इसकी आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन पावर, ध्यान दीजिएगा, यह शब्द जो है आपको परिभाषित करने को आवश्यकता है, डिफाइन करने को आवश्यकता है, और यह आपको पता होना चाहिए। आवर्धन क्षमता इसको हिंदी में कहते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा इसको मैग्निफिकेशन पावर भी कहा जाता है। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब होता है टू मैग्नीफाई समथिंग, टू मैग्नीफाई, यहाँ पे हम कह सकते हैं टू मैग्नीफाई समथिंग, किसी भी चीज को बड़ा कर देना, है ना, एक लार्ज फॉर्म में शो कर देने को यहाँ पे मैग्निफिकेशन कहते हैं, या फिर उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं तो अगला इसका कॉन्सेप्ट, अब यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और आपको दिखाई देंगी। तो इसको आप देखिएगा, यहाँ पे हमने आपके लिए एक संयुक्त जो है सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यहाँ पे रखा हुआ है, और इस माइक्रोस्कोप से आप समझिएगा कि क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। देखिए पहला यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है जो आपको हम बताते ही जा रहे हैं। इसको आप देखिएगा, चित्र को ऑब्जर्व करिएगा, बहुत अच्छा सा डायग्राम है ये। यहाँ पे सबसे पहले एक आई पीस, जो यहाँ से हम आइज को जो है देखते हैं, आइज से देखते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ से हम अपनी आइज को लगाते हैं, देखते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया आई पीस। और ये 10x क्या है, तो ये 10 जो है वो 10x जो है वो उसकी मैग्निफिकेशन पावर है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को ये 10 गुना तक बढ़ा देगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से 10x यहाँ पे लिखा गया है। इस वाले पार्ट को जो है बॉडी ट्यूब बोला गया है। क्या बोला गया है, ये इसकी बॉडी ट्यूब कहलाती है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट जो है वो बॉडी ट्यूब कहलाती है। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं जिससे आप अच्छे से देख सकें, ठीक है ना। तो ये इसकी बॉडी ट्यूब हो जाती है, ये वाला पार्ट। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव, है ना, यह जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाते हैं। एक देखिए लेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक और लेंस यहाँ पे दिखाया गया, ये लेंसेस लगे हुए हैं। इनकी भी दोनों की मैग्निफिकेशन पावर जो है वो मल्टीप्लाई करके तब फिर जाकर के जो फाइनल मैग्निफिकेशन होता है वह इससे निकलता है। क्लियर है ना। तो आप समझ जाइएगा, यह आपको जब भी मिले देखने को तो इसको प्रयोगशाला में जरूर देखिएगा, है ना। हमारे जो भी बच्चे हैं उनको हम इसको मैग्नीफाई करके जरूर दिखा देंगे। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंडेंसर, ठीक है ना, कंडेंसर इसको बोलते हैं। उसके बाद कोर्स नोब, ये वाली जो नोब होती है जो यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, इसके थ्रू इसको घुमा के एडजस्ट किया जाता है, सेट किया जाता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से दिख सके। उसको जूम करना, अच्छे से क्लैरिफाई कहाँ से हमको दिख रहा है तो वो यहाँ से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फाइन फोकसिंग नोब, यह भी एडजस्टमेंट करने के लिए ही होती है, बस ये और ज़्यादा फाइन करने के लिए और ज़्यादा डीपली उसको ऑब्जर्व करने के लिए होती है। इसको स्टेज बोलते हैं। तो स्टेज का तो काम आप समझ ही रहे होंगे, स्टेज कहीं पे जहाँ से हम खड़े होकर के, जहाँ पे कोई भी चीज़ मेन होती है, जगह होती है, तो उसको स्टेज बोलते हैं। तो इसी तरह से यह वह प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्लाइड, जैसे कि हम स्लाइड वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पे स्लाइड रखते हैं, है ना, जो कि कवर स्लिप के साथ में होती है। किसके साथ में होती है, कवर स्लिप के साथ में स्लाइड हम इस पे रखते हैं और उसको देखते हैं। क्लियर है ना। स्लाइड भी कई तरह की फॉर्मेशन होती हैं। एक परमानेंट स्लाइड होती है, एक कौन सी स्लाइड होती है राजा बेटा, परमानेंट स्लाइड होती है, परमानेंट स्लाइड होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्लाइड होती है जो कांच की इस तरह से पट्टिका के रूप में होती है ना। और कवर स्लिप जो होती है वह इसी के ऊपर एक छोटी सी इस तरह से हम कह सकते हैं स्क्वायर टाइप भी होती है, और यह सर्कुलर टाइप भी आती हैं। क्लियर है ना। तो ये कवर स्लिप, ये सब यूज करके स्लाइड का फॉर्मेशन होता है। कवर स्लिप उस पे लगाते हैं, ग्लिसरीन अप्लाई की जाती है जिससे ड्राई ना हो जाए ऑब्जेक्ट, और एक कोई भी उस पे सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, लाइक एज सेफ्रॉन सॉल्यूशन हो गया, है ना, मिथाइलिन ब्लू हो गया, और भी होते हैं उसमें।
ठीक है ना। इस तरह से सॉल्यूशन जैसे फास्ट ग्रीन हो जाते हैं, ये सब स्टैनिंग सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं, है ना, कि कौन कौन से किस समय यूज किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्पेसिमेन क्लिप। इन क्लिप की हेल्प से जो भी स्पेसिमेन हम उस पर रखते हैं, जो भी स्लाइड रखते हैं, वो उस पर क्लिक, जो क्लिप है वो उस पर लगा देते हैं, जिससे वह हिले डुले ना। ओके। नेक्स्ट देखिएगा, बेस। और ये इसका बेस यानी फुट भी कई जगह पे इसको कहा जाता है, क्योंकि ये फुट की तरह काम करता है ना, तो इसलिए इसको बेस कह दिया। यहाँ से इसको पकड़ के आर्म भी इसको कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो इसको आर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म। आर्मी से आपको पता है, किसी को हमें ले जाना होता है तो हम उसकी बाह पकड़ के हाथ पकड़ के ले जाते हैं, तो इसलिए इसको आर्म कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको पूरा, ये बहुत ही प्यारा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और इसको जो है वो समझ सकते हैं। ओके, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। अब देखिएगा अगला जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो यह विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन यानी सेलुलर कंपोजिशन ऑन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो सेलुलर कंपोजिशंस है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, वह क्या होता है? तो सेलुलर कंपोजिशन से मतलब होता है कोई भी जीवधारी, कोई भी ऑर्गेनिजम्स कितनी सेल से मिलकर के बना हुआ है, कितनी कोशिकाओं से मिलकर के उसका फॉर्मेशन हुआ है, कंपोज हुआ है वह, तो उसको बोलते हैं सेलुलर कंपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे ऑन द कह सकते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पे, या फिर ऑन द बेस्ड ऑफ क्वांटिटी ऑफ सेल्स in any living organism's body is called cellular compositions of that person, that organisms. Okay, चलिए तो यहाँ पे दो तरह से आप देखिएगा, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार, वैसे तो बहुत आधार पे जीवों को बांटा गया है, बट यहाँ पे कोशिकाओं की संख्या के आधार पे हम कहें तो जीव जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? चलिए, एक कोशिकीय जीव, पहला टर्मिनोलॉजी आती है वह एक कोशिकीय जीव, जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ऐसे जीवधारी जिनका शरीर पूरी तरह से सिंगल सेल पे ही डिपेंड होता है, एक ही कोशिका से उनका फॉर्मेशन होता है, तो उनको कहते हैं एक कोशिकीय जीव। बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं एक कोशिकीय जंतुओं के, एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पे, तो जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है ना, एक कवक होता है आप समझ सकते हो, अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है, क्लेमाइडोमोनास हो जाता है, यूग्लिना आ जाता है। 9th क्लास वाले बच्चों के लिए अगर बात की जाए तो एग्जाम में 2 या 3 उदाहरण सहित इसको परिभाषित करने को आता है। तो मैंने पूरा नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको ये चीजें अच्छी लग रही होंगी, है ना। आप लगातार जुड़िएगा और पूरा चैप्टर आपको यहीं से यहीं तैयार हो जाएगा, है ना। प्यारे प्यारे छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, उनकी डिमांड पे हम इन चीजों को ला रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब दूसरा जीव जो है वह है बहुकोशिकीय जीव। क्या है? बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा जीवधारी जिसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं का कह सकते हैं समावेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के जो बना है, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे आप स्वयं हैं, मनुष्य हम कह देते हैं, कोई भी जंतु, कोई पादप, कोई कवक, ये सभी हो जाते हैं। तो ये तो देखिएगा हमने आपको पूरा थ्योरी पार्ट इसका कवर कराया हुआ है ना। और आपको बहुत, क्योंकि हमें पता है आप लालायित रहते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञानेंद्रियों को यूज करेंगे उतना बेस्ट वे में आप लर्निंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम आपको जानते हैं, इसलिए आपके लिए जो है एक अच्छा सा हम फिगर भी लेके आए हैं आपको समझाने के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फिगर दिखाते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा पूरी तरह से इसको। ये हो गए आपके यूनिसेलुलर,
है ना, ये हो जाएंगे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अभी हमने इनके आपको एग्जाम्पल बताए थे, अब हम नाम सहित इनको डिस्क्राइब करने वाले हैं, है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा और आपको अपनी नोटबुक में इनको बनाना भी होगा प्यारे बेटा, है ना, तभी तो आपको याद होंगे ये। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद होंगी। तो क्लेमाइडोमोनास पहला हो गया, आप देख लीजिएगा, एक कोशिका से है बना हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है क्लेमाइडोमोनास। यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिया गया है, यूग्लिना, यह भी एक कोशिका से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, पैरामीशियम दिया गया है और अमीबा दिया गया है ना। तो 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, 1 2 3 एंड 4। इन चारों एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद करके रखिएगा, है ना, और अपनी बुक में इनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा, नोटबुक में इनको बनाने का प्रयास भी कीजिए। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पार्ट पे, जो कि है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हालांकि ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टेबल बना करके करते हैं। जब यूनिसेलुलर आप देख चुके हैं तो मल्टी सेलुलर भी देखना जरूरी है ना प्यारे बेटा। तो चलिए देखते हैं इनको। और प्लांट, यहाँ पे पहला जो दिया गया है प्लांट आप दिया गया है, ह्यूमन बीइंग दिए गए जैसे हम सभी लोग हैं, और एनिमल्स को आपको समझाया गया है। क्लियर? चलिए हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पार्ट को, अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। वह है द आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आर्किटेक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वह कंडीशन जो है यहाँ पे है वही चीजें जिनको हमने यहाँ पे एक अलग स्लाइड से आपको इंटरेस्टिंग वे में 3D फॉर्म में हमने इसको आपको दिखाया हुआ है, जिससे आप बेस्ट वे में इसको समझ सकें, है ना। आपकी ऑन डिमांड पे हम ये 3D फिगर लेकर के आए हुए हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकें, आपके दिमाग में वो चीजें एज इट इज छपती चली जाए, सेव होती चली जाए, है ना। तो चलिए कलरफुल डायग्राम के साथ में द आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे समझते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इसको समझते हैं, और देखिएगा पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल सेल्ड बॉडी जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में अभी मैं पीछे भी आपको फिगर दिखाई चुका हूं, और एक बार फिर यहाँ पे हम 3D फॉर्म में फिगर लेकर के आए हुए हैं। जैसे अमीबा हो गया राजा बेटा, पैरामीशियम हो जाता है, बैक्टीरिया हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये हो गया अमीबा और यह हो जाता है पैरामीशियम। इसकी आकृति जो है वो चप्पल के आकार की लगती है, स्लीपर शेप्ड लगती है, इसलिए इसका एक और उपनाम यानी निक नाम भी इसको बोला जाता है, अनदर नेम भी बोला जाता है, दूसरा नाम भी बोला जाता है, जिसको कहा जाता है पैरामीशियम या स्लीपर शेप्ड एनिमल क्यूल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे आप चित्र आप देख रहे हो, ये सोल जैसा लग रहा है, लाइक एज स्लीपर की तरह। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, है ना, यहाँ पे देखिएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो मैनी सेल्ड होते हैं। फंगी आप देख सकते हो, प्लांट्स देख सकते हो, एनिमल्स देख सकते हो, ये सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप एक बात समझिएगा, ये दी गई है आपको न्यूरॉन यानी नर्व सेल, यहाँ पे आपको दिया गया है ये स्पर्म सेल दिया गया है ना, और यहाँ पे देखिएगा ओवम दिया गया है ये, और ये भी एक नर्व सेल दी गई है। तो यह सभी मल्टी सेलुलर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स मिलकर के ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। सपोज कर लेते हैं ये हम लोग हैं, आप हैं, ये कोई भी मनुष्य है ये, और इसकी बॉडी में दिखाई गई है वन टाइप्स, जैसे कि नर्व सेल दिखाई गई है, और क्या दिखाया गया है, एक और प्रकार की नर्व सेल दिखाई गई है, और क्या दिखाया गया है। अब ये मेल है तो इसकी बॉडी में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म सेल भी इसके अंदर बनेंगे, और अगर यह फीमेल बॉडी है तो इसके अंदर ओवम का भी फॉर्मेशन होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कंपोजिशन होता है। क्लियर है ना। तो इस तरह की आपको ये फिगर से भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम और नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें नई लर्न करने पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। और कोशिका का आकार तथा आकृति, है ना, क्या है ये? कोशिका का आकार तथा आकृति, मींस साइज एंड शेप ऑफ द सेल। साइज एंड शेप ऑफ द सेल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अभी मैंने आपको जो है सेल्स दिखाई थी, तो उनका साइज अलग अलग है, उनका शेप अलग अलग है, उन्हीं के बेसिस पे यह टॉपिक है, इसको समझिएगा। पहले हमने फिगर को देखा, अब जो है उसकी थ्योरी को समझते हैं। तो पहला वर्ड जो है सामान्य कोशिका का व्यास, पहला पॉइंट आप समझिएगा अच्छे से, जो हम कह सकते हैं सामान्य कोशिका का, ठीक है, डायमीटर की बात करते हैं। जो सामान्य कोशिका होती है उसके डायमीटर की बात करते हैं, और इसको समझिएगा। सामान्य कोशिका का व्यास जो होता है डायमीटर, ये 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक होता है। माइक्रोन जो यूनिट है ये 10⁻⁻⁶ को लेकर के होती है। ओके, तो नोट कर लीजिएगा इसको। 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻⁶ को लेकर के होती है ना, इसको याद करके रखिएगा। तो आपको सामान्य कोशिका का याद हो गया, ये 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक की जो कोशिकाएं होती हैं जिनका डायमीटर इतना होता है, वह एक नॉर्मल सेल होती है, एक सामान्य कोशिका हो जाती है। क्लियर? चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम। और सेकेंड पॉइंट में एक स्पीसीज है राजा बेटा, उसका नाम दिया गया है। यह एक स्पीसीज है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है माइकोप्लाज्मा लैडलावी। क्या नाम है इसका? माइकोप्लाज्मा लैडलावी। इस माइकोप्लाज्मा लैडलावी नामक स्पीसीज का एक ऑर्गेनिजम्स है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है PPLO। यह स्मॉलेस्ट सेल है। यह क्या है? स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका का उदाहरण है ये। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका की बात आती है तो इसको PPLO बोलते हैं। अब PPLO से आप याद रखेंगे, PPLO जो है वह कौन सी जाति का है, कौन सी स्पीसीज का है? तो यह माइकोप्लाज्मा लैडलावी का है। किसका है? माइकोप्लाज्मा लैडलावी का है। अब क्वेश्चन उठता है कि PPLO की फुल फॉर्म क्या है राजा बेटा? तो देखिएगा, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या फुल फॉर्म हो गई इसकी? प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, इसकी अब जब इसका सबसे छोटी कोशिका इसको बोला गया है ना, स्मॉलेस्ट सेल है ये। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है ये, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है ना, सबसे छोटी ज्ञात कोशिका की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो आपको इसकी जो है कह सकते हैं मेजरमेंट भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिएगा, ये 0.3 माइक्रोन से लेकर के, है ना, कह सकते हैं ये 0.1 माइक्रोन से लेकर के 0.3 माइक्रोन तक होता है। 0.1 माइक्रोन से लेकर के 0.3 माइक्रोन तक यह होता है। तो इसको भी आप क्लियर करिए। ये सबसे छोटी कोशिका है PPLO, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कौन सी स्पीसीज का है? तो यह है माइकोप्लाज्मा लैडलावी। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी, जब सबसे छोटी आ गई भाई तो सबसे बड़ी भी तो आएगी, है ना। तो सबसे बड़ी जंतु कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको कहते हैं। जब शुतुरमुर्ग का अंडा यानी एग ऑफ द ऑस्ट्रिच जिसको हम लोग कहते हैं, वह उसकी बात आती है तो इसकी मेजरमेंट की भी बात आएगी। और जब मेजरमेंट की बात आती है तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 135 mm से लेकर के 170 mm तक होता है। ठीक है ना, 135 mm से 170 mm तक होता है। 135 से लेकर के 170 mm तक इसकी डायमीटर या मेजरमेंट होता है। ओके, एक और ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो कि एसिटाबुलेरिया, एक शैवाल है, एक एल्गी है ना, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक का होता है ना। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, ये थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाता है कई जगह पे। यह भी जो है ना 10 टू लेकर के 100 सेंटीमीटर तक कवर करता है।
तो इसको भी याद रखिएगा। ये एस्टाबुलेरिया जो कुछ बुक्स में जो है वो 70%, 80%, कुछ में 100 सेंटीमीटर तक का भी बताया गया है, तो आप इसको भी कवर करके रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तंत्रिका कोशिका। अभी मैंने आपको जो है न्यूरॉन सेल या नर्व सेल, ध्यान रखना इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं राजा बेटा, क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं, और इसी को नर्व सेल भी बोलते हैं। याद करके रखेंगे आप, क्या बोलते हैं इसको, नर्व सेल भी बोलते हैं, और इसी को हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। चलिए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट पॉइंट पे ले चलते हैं। अब कोशिकाओं की आकृति तथा उनके कार्य, कोशिकाओं की आकृति की बात करते हैं। शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल की जब बात करते हैं तो देखिएगा मोस्टली जो सेल्स होती हैं वह सामान्यतः कोशिकाएं जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं, सर्कुलर इसको बोल सकते हैं हम लोग, ओवल शेप्ड होती हैं, है ना, बेलनाकार होती हैं, ये अंडाकार भी इसको हम कह सकते हैं ओवल को, है ना, पेंटागोनल भी होती हैं, हेक्सागोनल भी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, रॉड शेप्ड हो सकती हैं, मीन्स किसी भी आकृति की यह हो सकती हैं, कोई फिक्स नहीं है ना, कि क्या है कौन सी हैं। ये निर्भर करता है कि वह सेल बॉडी के किस पार्ट से ली गई है, ह्यूमन बीइंग के किस पार्ट से ली गई है, तो उसके बेसिस पे उसकी जो है वो आकृति डिसाइड होती है। क्लियर है ना। देखिएगा कुछ जीवधारी ऐसे भी होते हैं जैसे अमीबा हो गया, जटिल जीवों की कुछ कोशिकाएं, जैसे हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में, रुधिर का मतलब राजा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड, जिसको रक्त कहते हैं, हिंदी में इसको रक्त कहते हैं और ब्लड कहते हैं इसको। क्लियर है ना। तो उसमें पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे राजा बेटा, WBC की बात हो रही है। सबको पता होगा WBC होती हैं, RBC होती हैं, और क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है ना, प्लेटलेट्स भी यहाँ पे होती हैं। तो जो इनमें से जो WBC होती हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, और जो अमीबा होता है यह अपनी आकृति लगातार बदलता रहता है ना। ये श्वेत रक्त कणिकाएं भी हमारे ब्लड में अपनी आकृति लगातार बदलती रहती हैं। तो इस तरह से आकृति की बेसिस पे कार्य की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट में अलग अलग तरह से इनके सभी के फंक्शन होते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, और उसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं, तो इसको देखिएगा, है ना, इसको अगर हम क्लियर करें थोड़ा सा चेक। अब देखिएगा इसको हमने आपको एक फिगर के थ्रू और अच्छे से समझाया हुआ है। मीन्स कोशिका की विविधता, रूप और आकार, डायवर्सिटी ऑफ सेल्स, शेप एंड साइज, यहाँ पे हमने आपको 3D इमेज दिखाई हुई है, और इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए कि आखिरकार जो भी हम आपको दिखा रहे हैं वह है क्या। तो तभी जाकर के आपको एक एक पार्ट याद करके उनकी इमेज आपके माइंड में सेव होगी। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर हम उसी को देखते हैं। मीन्स तंत्रिका कोशिका, अभी मैंने राजा बेटा अभी इसके नाम याद कराए हैं आपको। नर्व सेल इसको बोलते हैं, ये देखिए लिखा गया है, क्या बोलते हैं इसको, नर्व सेल बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका यहाँ पे दिखाया ही गया है, और इसी का एक और नाम था, क्या था राजा बेटा, बताइएगा, जल्दी बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ। न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं। क्लियर है ना। तो ये संदेशों का संवहन करने के लिए लंबी और शाखित संरचना होती है। हमारे बॉडी में कहीं पे हमारी आइज, देखने का काम कौन कर रही हैं, आइज कर रही हैं, ये कहीं पे भी फिक्स होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी मक्खी या मच्छर जो है बैठता है, या कोई भी पिन करता है ना, पता चल जाता है हम लोगों को। कैसे ये संवेदनाएं पहुंची भाई, देखने का कार्य तो हम आंखों से करते हैं, फिर हमें कैसे पता चला, तो इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा यह इंफॉर्मेशन, यह सूचना का जो है वो संवहन होता है। संवहन मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं।
क्लियर है ना। तो यही वह कोशिका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजा बेटा, और इसका फिगर आप बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छा यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट को हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पेशी कोशिका क्या दिखाया गया है, पेशी कोशिका यानी मसल्स सेल्स सिकुड़ने और फैलने के लिए तुर्करूपी स्पिंडल शेप्ड होती है। आप देख रहे हो स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब ये दोनों किनारे पे पतली है, आप देख रहे हो दोनों किनारे पे ये नुकीली जैसी पतली है, और बीच में आप इसकी थिकनेस देख रहे हो कितनी ज्यादा। यही जो मसल सेल्स है, यही तो जाकर के बॉडी का फॉर्मेशन करती है, यही जो है बॉडी को स्वेल अप करती है। जब इसमें, है ना, जो एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी जो है वो स्वेल अप हो जाती है, डोले सोले जो बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। ठीक है ना। मसल्स, मसल्स फॉर्मेशन, मसल गेन करने के लिए लोग बाग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, और अच्छी डाइट लेते हैं। क्लियर। तो ये हो जाती है मसल सेल्स। चलिए ठीक है भाई, स्पिंडल शेप्ड हमने आपको बता दी। अब देखिएगा, अभी हमने आपको बताई थी ब्लड सेल्स, जिसमें हमने आपको आरबीसी बताई, अभी के अभी बताई राजा बेटा, डब्ल्यूबीसी भी बताई हमने आपको, जिसकी कोई भी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपको आरबीसी दिखाई गई, कितनी प्यारी लग रही है ये आरबीसी जो है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स है, यह बाइकॉनकेव होती है, अंदर से दोनों तरफ से अंदर को धसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है। क्लियर है ना। तो ये एक प्लेट नुमा यहाँ पे डिस्क लाइक जो है गोलाकार आपको दिखाई जा रही है। क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक अच्छा डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है, जिसको कहते हैं ओवम या अंडाणु भी जिसको कहते हैं, और यह हो जाता है शुक्राणु। ठीक है ना। यह फीमेल गैमेट कहलाता है जो ओवम होता है, और जो स्पर्म होता है यह मेल गैमेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मेल गैमेट्स कहलाता है राजा बेटा। और यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है फीमेल गैमेट। क्या कहलाता है, फीमेल गैमेट्स कहता है। युग्मक भी हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो इसको युग्मक कहते हैं राजा बेटा। इतना, जैसे कि युग्मक दो प्रकार के हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे नर युग्मक, अगर हम हिंदी में कहें इसको तो इसको नर युग्मक, नर युग्मक कहेंगे, और इसको कहेंगे मादा युग्मक। क्या कहेंगे राजा बेटा, मादा युग्मक कहेंगे। तो इस तरह से आप चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है शेप एंड साइज की सेल्स हो सकती हैं, यहां से आपने इसको समझा। ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला, कोशिका का आकार और रूप उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। मीन्स किसी भी कोशिका का आकार और रूप जो है वो उसके विशिष्ट जो कार्य हैं, जो उसकी स्पेसिफिक कार्य है, स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे हमारी आंख जो है देखने का काम कर रही है ना, तो इसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। क्लियर है ना। इस तरह से आगे आएंगे तब और इनको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए ठीक है भाई, थोड़ा सा हम और आपको आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो एक अगला पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं उसको समझिएगा आप। ठीक है। तो ये देखिएगा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। अब इस बात पे आ जाते हैं भाई कि आखिरकार इतने तरह की हमने कोशिकाएं देख ली, समझ ली, अब हमें ये भी तो पता चले कि आखिरकार उसका संरचनात्मक संगठन है क्या, वह बनी किससे है। कंपोजिशन ऑफ सेल्स इसको हम कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, कोशिका के घटक। और यहाँ पे उन घटक की बात हो रही है जिसके बिना किसी भी कोशिका का फॉर्मेशन संभव नहीं है। क्लियर है ना। तो इन पॉइंट को भी आप कवर करिएगा और देखिएगा कि आखिरकार क्या हैं वह जो कंपोनेंट्स हैं वह क्या हैं। है ना, क्या है वह कंपोनेंट, उनको आप देखिएगा। तो सबसे पहले जो है हम मेन 3 कंपोनेंट हैं जो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन कंपोनेंट्स के बिना किसी भी कोशिका का फॉर्मेशन जो है वो संभव नहीं है ना। इनके बिना किसी भी कोशिका का फॉर्मेशन सॉरी किसी भी कोशिका का जो फॉर्मेशन है वह संभव नहीं है। तो चलो इनको समझते हैं। पहला जो है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका कला,
दोनों एक ही नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दोनों एक ही नाम है, आपको याद होना चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है ना? ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है और हिंदी में अगर हम इसको बात करते हैं तो यह प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका कला इसको कह सकते हैं। आपको सभी कुछ क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट है केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, है ना, जिसके आपको याद भी आ गया होगा केंद्रक। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर दिया करिए आप लोग हमें, है ना। नेक्स्ट देखिए, कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग अगर हम कहें तो इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। तो ये आप तैयार करिएगा। यहाँ से जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको बता दिए गए हैं। इन कंपोनेंट्स को अगर हम और डिटेल में समझते हैं तो आइए ले चलते हैं आपको मज़ेदार डायग्राम पे, जो कि एक 3D इमेज का फॉर्मेशन करता है और जिसे देख के आप झूम जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना। अगली जो स्लाइड है उसको देखिएगा। ये देखिएगा मज़ेदार तरीके से आपको दिखाया जा रहा है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आखिरकार इसका जो क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उनको कैसे यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहरी आवरण है और ये सिक्योरिटी गेट की तरह भी कार्य कर रहा है ना। यह सिक्योरिटी गेट, ये देखिए कितनी प्यारी सेल्स यहाँ पे दिखाई गई है। पूरा केंद्रक, इसमें न्यूक्लियस केंद्र में दिखाया गया है, न्यूक्लियस दिखाया गया है ना। सभी पार्ट विजुअलाइज हो रहे हैं। जैसे अगर आप कहें तो देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, प्लास्टिड दिख रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, गोल्गी बॉडीज दिख रही हैं, है ना प्यारे बेटा, लाइसोसोम्स दिख रहे हैं, राइबोसोम्स दिख रहे हैं, सिस्टर्नी दिख रही हैं, है ना। कितने सारे पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं और पूरा 3D इमेज, एक डिटेक्ट करती हुई इमेज, पूरी तरह से एकदम मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखा रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने आज सूक्ष्मदर्शी को भी पढ़ा है, मैग्निफिकेशन पावर को भी पढ़ा है ना। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाई जा रही है, 3D इमेज। दूसरा देखिएगा, न्यूक्लियस यानी केंद्र, नियंत्रण कक्ष है ये, द कंट्रोल रूम भी इसको कहा गया है। क्लियर है ना। और जो थर्ड पार्ट है इसका वह है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा गया है ना। यह कार्य क्षेत्र और अंगक, द फैक्ट्री फ्लोर एंड मशीनरी, यही सबसे मेन है जगह है जो सभी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही कवर होती हैं। ये मीडियम का काम करता रहता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे, यानी न्यूक्लियस के बीच में और लिक्विड के बीच में, है ना। उम्मीद करते हैं मज़ेदार तरीके से आपको यह चैप्टर कवर हुआ होगा, है ना। और जितना भी आगे भी हम इसी तरह से लाते रहेंगे। आप जो कमेंट जरूर करिएगा, आपको कैसा लगा यह वीडियो, है ना। अपने नाम सहित कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।